चलिए दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा की इस सफर को हम शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये चैप्टर किन किन लोगों को देखने के लिए है। सबसे पहले लोग वह जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, जो अभी तक मजे मार रहे थे, पर अब चूंकि 10th तो पास करनी है तो क्या करें। तो आप अगर ये लेक्चर देखेंगे तो अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो बेस से लेके एडवांस तक सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कौन से पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, किसे पढ़ने की जरूरत है, किसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे वह तरह के लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं, जिन्होंने निरंतरता दिखाई है, जो थोड़े से स्टेबल थे, वह लोगों के लिए यह एक रामबाण की तरह काम करेगा। क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन, और रिवीजन के लिए यह एक महा रिवीजन पैकेज है जो फटाफट लगभग सारे कंसेप्ट्स को एक बार में एक ही जगह पर आपको रिवाइज करवा के दे देगा। एकदम बेस से लेके एकदम एडवांस लेवल तक सारी बातें आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। याद रहे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बतला दे रहा हूं। चूंकि हमारी क्लास ऑनलाइन है बट हमारा मीडियम ऑफलाइन मोड जैसा ही रहेगा। वो कैसे? वो कुछ ऐसे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो बहुत ज्ञान की होंगी। हालांकि वो अलग बात है कि अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक 10वीं की किताब का पन्ना खोला भी नहीं है, वो भी ये चाहेंगे कि सर हमें वो सब बताओ जो शुरू से बच्चा मार्च अप्रैल से पढ़ते आया हुआ है। तो मैं वो सब बताऊंगा, बट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें और जो जो ऐसी बातें हैं जो शायद स्लाइड में नहीं रहेगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, आप बादल बनाकर उसे पढ़ते चलिए। आप साइड में कॉपी पे एक गोला बनाइए, उसके अंदर वो अपनी भाषा में लिखिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको अपनी भाषा में अपना रूप दीजिए और वहां पर लिख के समझ लीजिए। बाकी कंटेंट की चिंता नहीं है, सारी स्लाइड आपके सामने है, सारी बातें आपके सामने हैं। बस सभी टॉपिकों को हम 10 सवालों के अंदर कंप्लीट करेंगे और इन सभी 10 सवालों के अंदर आपके क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर उसको पूछना है कि कान कहां होता है और राइट कान कहां होता है, तो राइट कान के लिए आपसे पूछेगा लेफ्ट से होते हुए राइट कान तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपको लेफ्ट से होते हुए राइट कान पे ऐसे पहुंचना है। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि राइट कान कैसे पहुंचना है। समझ में आया? तो मैं आपको हर एक टॉपिक के अंदर ये बताऊंगा कि इसके अंदर से कहां से आप घुमा के क्वेश्चन देख सकते हैं पेपर के अंदर। बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को टैकल करना है। कॉपी पेन लीजिए, सेट हो जाइए, मस्त हो जाइए। इस खूबसूरत सफर में आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग पूर्ण रूप से तैयार होंगे। अब हम सवाल शुरू करते हैं और उससे पहले जो बीच में हमारा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी वो भी मैं आपको देते रहूंगा। चलिए, पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है चेंज। अब सवाल ये आता है कि साहब चेंज क्या होता है? तो चेंज बेसिकली किसी भी चीज की इनिशियल स्टेट अगर उसकी फाइनल स्टेट से अलग हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज। यानी पहले जो जैसा था आज वो वैसा नहीं रहा। दोस्त हो गए, पहले दोस्त वैसे थे, आज किसी और के चारे लग गए तो अब दोस्त वैसे नहीं रहे। या फिर आप पहले छोटे थे, आपकी उम्र जब 5 साल 6 साल के थे तो आपका आधार कार्ड वाला फोटो आप देख ही लो, कैसे आप दिखते थे। बस आज आप परिवर्तित होके डीएसएलआर वाला फोटो देख लो, तो आपकी इनिशियल स्टेट आधार कार्ड वाला फोटो और आपकी फाइनल स्टेट आज डीएसएलआर वाला फोटो, दोनों में पर्याप्त फर्क है। बस ये फर्क ही क्या कहलाता है? चेंज। यानी आप अपनी इनिशियल स्टेट से अपने फाइनल स्टेट में जो जो भी चेंजेस देख रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कहलाएगा? चेंज। अच्छा, इसी को अंग्रेजी में लिखा है कि डिफरेंस अकर बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। वो प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज। अच्छा साहब, चेंज दो तरह का होता है। पहला चेंज फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज केमिकल चेंज। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन चेंज एंड टाइप्स ऑफ चेंज, तो आप लिखेंगे चेंज इज द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट डिफर फ्रॉम फाइनल स्टेट। तो भाई साहब, चेंज के कौन कौन से दो टाइप हो गए? पहला हो गया फिजिकल चेंज, दूसरा हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या आता है? फिजिकल शब्द का अर्थ यह होता है बाहरी रूप से जो जो भी बदलाव हो। जैसे फिजिकली मैं कैसा दिखता हूं, मेरी एक दाढ़ी है, एक सुंदर सा चेहरा है, थोड़े बाल कम है, स्मार्ट सा दिखता हूं, ब्लैक जैकेट मैंने पहना है, लगभग नेवी ब्लू टाइप की शर्ट मैंने पहनी है, ये मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया।
अच्छा, केमिकली मैं किस चीज से मिलके बना हूं? केमिकल मतलब मेरा कंपोजिशन क्या है, यानी मेरी बॉडी के अंदर ब्लड है, वाटर है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट है, ऑर्गन है। ये जो मेरा इंटरनल कंपोजिशन है इसी को मैं क्या बोलूंगा? मेरा केमिकल कंपोजिशन। तो अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या फर्क आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल शब्द मैंने बताया जैसा कि एक्सटर्नल फीचर्स के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो फिजिकल चेंज में मैं क्या बोल दूंगा? हर वो चेंज जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा वो सारा क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या फर्क आएगा? हर वो चेंज जो मेरे फिजिकल के साथ साथ मेरे केमिकल कंपोजिशन में भी बदलाव लाए वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। एक सेकंड पहले फिजिकल चेंज को पूरा समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, जैसे आइस था पहले, बर्फ थी पहले, बर्फ अब पिघल कर क्या बन गई है? वाटर। तो सर फर्क क्या आया? फर्क यह आया कि बर्फ पहले भी क्या थी? बर्फ पहले भी थी H2O इन सॉलिड फॉर्म। अगर मैं बर्फ को समझाऊंगा आपको, तो आइस जो है वो पहले क्या थी? H2O थी इन सॉलिड फॉर्म। अब वो चेंज होके बन गई है वाटर, और वाटर में उसने रूप ले लिया है H2O इन लिक्विड फॉर्म। तो स्टेट चेंज हुआ है। आइस अभी भी H2O ही है, वाटर अभी भी H2O ही है, लेकिन बस H2O सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड। तो ना ही कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा तो यहां पर H2O की जगह यहां वाटर के H2O में कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलता, बट ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। तो जब भी चेंज सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में आए तो आप उसको क्या बोलोगे? केमिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल क्या क्या हो सकता है? शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, ये सारे ही चेंज क्या कहलाएंगे? फिजिकल चेंज। याद रखना, कभी भी फिजिकल चेंज के अंदर इंटरनल चेंज या फिर केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, फिजिकल चेंज के और भी दो एग्जांपल है। पहला, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम एंड डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर। दूसरे एग्जांपल पे जरा गौर करते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अभी हमने वाटर बनाया H2O लिक्विड में, अगर मैं इसको H2O लिक्विड को H2O गैस के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो अब ये क्या बन गया है? H2O इन गैसेस फॉर्म। अभी भी ये H2O है, अभी भी ये H2O है और अभी भी ये H2O है। तीनों केस में अभी भी पानी का कंपोजिशन H2O ही है, लेकिन बस उसका स्टेट बदल गया है। एक बार सॉलिड है, एक बार लिक्विड है और एक बार गैस में वो कन्वर्ट हो गया है। इस तरह के चेंज को आप क्या बोलते हो? फिजिकल चेंज। तीसरा एग्जांपल है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा? आपको ऑप्शंस दे देंगे और ये बोलेंगे कि इन चार ऑप्शंस के अंदर कौन सा फिजिकल चेंज है या कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ये देखते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा, एक चम्मच शक्कर ली और शक्कर उसके अंदर गड़गड़ 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 घोल दी। शक्कर उसके अंदर घुल गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि सर यार शक्कर तो घुल गई है, अब कंपोजिशन पानी का पूरा बदल चुका है, तो अब तो ये फिजिकल चेंज नहीं रहना था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल चेंज अगर देखना है ना, तो सबसे अच्छी प्रोसेस जो मैं आपको बताऊं, आप इस बात को देख लीजिए कि क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं। क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं? क्या मैं पानी को इवेपोरेट कर दूं तो क्या मुझे फिर वापस शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे? हाँ साहब, मिल जाएंगे। तो फिजिकल चेंज को जब भी देखना हो तो आप अगर इस कंसेप्ट से याद ना रख पा रहे हो तो आप रिवर्सिबिलिटी से चेक करिए। यूजुअली फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यूजुअली ये कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल। बट कुछ एक केस में फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। कौन सा ऐसा चेंज है? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ को आप गए, गुस्सा तो था ही क्योंकि पढ़ाई ऑलरेडी हो नहीं रही है, दिमाग खराब आपका था, आप गए और उस पेड़ को जाकर आपने काट दिया। कायदे से काटना नहीं चाहिए बट आपने काट दिया। अब ना तो आपने पेड़ के केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव किया, जो पेड़ पहले लगा हुआ था बस उसके आपने दो हिस्से कर दिए। तो पहले भी वो पेड़ था, अभी भी वो क्या है? पेड़ ही है। मान लो अगर ये पेड़ था जिसको आपने यहां से काटा, ये पेड़ था, सुंदर सा पेड़ मेरा, इसको मैंने अगर यहां से काटा तो ये मेरा, इसको अगर मैंने यहां से काटा तो ये मेरा, काट के यहां से मैंने दूसरा पेड़ बना दिया। ये छोटा पेड़ हो गया और ये इसकी ऊपर स्टिक हो गई, जो मैंने काट के निकाला। इसको भी मैं पेड़ मानूंगा, इसको भी मैं पेड़ मानूंगा। तो फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि इस केस में ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रही, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रही। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जहां पर होता तो फिजिकल चेंज है
बट वो रिवर्सिबल नहीं होती। अब क्या आप वापस उस पेड़ के कटे हुए पार्ट को लगा सकते हो? लगा सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, बट वो अभी कंसर्न नहीं है। समझ में आया? तो फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल, नॉट ऑलवेज। एक्सेप्शन क्या है? आप काट दो पेड़ को, वापस पेड़ नहीं लगा पाओगे, उसी पेड़ के उसी हिस्से को वापस वहीं नहीं लगा पाओगे। तो आपने क्या बोला कि दे आर जनरली रिवर्सिबल बट इन सम केसेस दे आर इरिवर्सिबल। ठीक साहब। तो फिजिकल चेंज के तीनों एग्जांपल मेरा ये मानना है कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगली हम बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज या ना फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन या इंटरनल कंपोजिशन भी बदले, तब आप उसको क्या बोलते हो? केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंजेस के अंदर आपको फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेटिव डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि ये हमारा हो गया केमिकल चेंज, बाहर वाला गोला हो गया हमारा केमिकल चेंज, और ये अंदर वाला गोला हो गया हमारा फिजिकल चेंज। तो एवरी केमिकल चेंज इज अ फिजिकल चेंज, स्टेटमेंट नंबर 1, बट एवरी फिजिकल चेंज इज नॉट अ केमिकल चेंज। ये इस बात से हम क्लियर कर देते हैं। ठीक बात। बार बार आगे जा रहा है, इसको मेरा चेहरा इतना सुंदर लग रहा है कि बार बार ये वही दिखा रहा है हीरो अपना। ठीक है, अरे वो ये गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला क्या वो आपको क्लियर है? तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और एक स्टेटमेंट बोलूं कि स्टेटमेंट मैंने ये बोला आपको ये बोला कि एवरी फिजिकल चेंज is chemical change, is a chemical change, but not vice versa. That is, every chemical change is not physical change, बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है? कह रहा है कि हर फिजिकल चेंज एक केमिकल चेंज होगा, बट हर केमिकल चेंज एक फिजिकल चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा स्टेटमेंट सही होगा। क्या? कि एवरी केमिकल चेंज इज अ फिजिकल चेंज बट एवरी फिजिकल चेंज इज नॉट अ केमिकल चेंज। मेरा अनुमान है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आ जाइए अगले कंसेप्ट पे, और उसका नाम है केमिकल चेंज। क्या है साहब केमिकल चेंज? यानी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए, यानी बाहरी चेंजेस के साथ साथ इंटरनल चेंजेस भी हो जाए। एग्जाम्पल, मान लो मैंने माचिस ली और माचिस की तिल्ली में लकड़ी थी, उस लकड़ी के ऊपर फास्फोरस लगा हुआ था, उसको मैंने पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया और वो पूरी लकड़ी जल गई। तो इसमें हुआ क्या है? लकड़ी अब जल के क्या बन चुकी है? लकड़ी अब बन चुकी है राख। दूसरी चीज, क्या ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई जिससे कुछ नया क्रिएट हुआ? और वो नया क्या था? वो नई थी फायर। समझ में आया? तो लकड़ी का कंपोजिशन जो फिजिकल था वो तो बदला ही बदला। लकड़ी पहले सॉलिड थी, अब सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, राख के फॉर्म में आ जाएगी। तो उसका स्टेट तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उसके अंदर उसका कंपोजिशन भी चेंज हुआ। अब उस लकड़ी के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया और उसने फायर क्रिएट करी। तो फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी इंक्लूडेड है। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अच्छा, दूसरी चीज देखो, दूध फटता है घर में, तो जब आप दूध फटता है जनरली घर में, तो देखना वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है फटने के बाद। तो प्योर लिक्विड फॉर्म से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। साथ साथ उसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन बदला? हाँ बदला। उसी दूध को फाड़ के बाद में लेटर आपका पनीर बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनता चलेगा। तो कंपोजिशन जो दूध का था एज इट इज कंपोजिशन अब पनीर का नहीं रहा। तो इस तरह के चेंजेस के अंदर केमिकल साथ साथ इंटरनल केमिकल और एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। इस तरह की चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। मेरा अनुमान है कि सीबीएसई के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के पहले क्वेश्चन से आप पूर्ण रूप से क्लैरिटी में आ चुके होंगे। चेंज क्या होता है
और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। पहले मैं इसकी स्लाइड ऐड कर लूं एक सेकेंड, फिर हम आगे समझेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक सेकेंड। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। देखिए अभी हमने एक बात पे चर्चा करी कि जब भी केमिकल चेंज होगा मतलब कोई ना कोई चेंज आएगा, और यहां शब्द क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर केमिकल चेंज आ रहा है, क्या मैं बोल रहा हूं, किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि केमिकल चेंज आ रहा है, इफ इट इज एसोसिएटेड विथ, if it is linked with a chemical change, if it is linked with chemical change, तो उस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आ रहा हो, यानी कुछ नया क्रिएट हो रहा हो, यानी कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, या तो दूध से पनीर बना दो या फिर और भी नए तरीके की डिफरेंट रिएक्शंस जिसमें कुछ ना कुछ नई चीज क्रिएट हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़ने वाले हो। अच्छा, दो चीज होती है, पहली चीज हो जाती है हमारी केमिकल रिएक्शन और दूसरी चीज हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। मैंने बोला कि रिएक्शन एक शब्द हो गया रिएक्शन और एक शब्द हो गया हमारा इक्वेशन। राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है और अगर आपकी भी इतनी सुंदर है तो अपनी ही सुंदर रखो, मेरी जैसी है वैसी तुमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज हो गई हमारी रिएक्शन और दूसरी हो गई हमारी इक्वेशन। क्या होती है दोनों चीजों में फर्क, जब भी आप किसी चीज के केमिकल चेंज के बारे में बताओ, यानी जब कुछ नया सब्सटेंस बने, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और एक केमिकल चेंज देखने को आपको मिले, न्यू सब्सटेंस बने और कुछ केमिकल चेंज देखने को मिले, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक केमिकल रिएक्शन। जब इस पूरी केमिकल रिएक्शन को आप साइन और सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जब इस पूरी रिएक्शन को आप साइन और सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तब आप उसे कह देते हो केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या बोला कि कोई कार्बन था, आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की और वो CO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी आपने एक चेंज बताया, थ्योरेटिकली आपने चेंज बताया कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदला, तो ये क्या हो गई, ये केमिकल रिएक्शन हुई होगी साहब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जब आप उसको साइन और सिंबल के बाद में के सेंस में रिप्रेजेंट करते हो कि कार्बन था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और उसने बना लिया CO2, इस रिप्रेजेंटेशन को ही आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। बस इतना सा ही छोटा सा फर्क है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के अंदर। आइए इस बात को अपन इधर समझ लेते हैं। देखिए लिखा है, देखिए सब्सटेंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज, रिजल्ट इन न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी क्या, नया सब्सटेंस बना है जिसकी कुछ और प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यहां क्या बात को दर्शा रहा है कि यहां पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज। पूरे चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कहां कहां केमिकल चेंजेस हुए हैं और वो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। चलिए अगली बात लिखिए, केमिकल इक्वेशन। तो जब आप इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो साइन और सिंबल के माध्यम से, तो उसी को आप क्या बोल देते हो, केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल लिख रखा है कि H2 + O2 आपको दे रहा है, H2O, इसमें हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, दोनों ने मिलकर H2O बना लिया। तो हाइड्रोजन और H2 दोनों ने मिलकर H2O बनाया तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो गया। ये दोनों अलग अलग थे, इन्होंने मिलकर कुछ नया क्रिएट कर लिया, यानी कुछ चेंज लाए, इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नया क्रिएट हुआ तभी हमने यहाँ लिखा है न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। और जब आप इसी बात को रिएक्शंस और सिंबल के फॉर्म में दर्शा रहे हो तो इसी को आप क्या बोल दे रहे हो, केमिकल इक्वेशन। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये समझते हैं। जिस तरह से किसी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको अगर मैं बोलूं कि अपने दोस्त के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप बताओगे, सारी खूबी बताओगे, मुझे ध्यान है,
आप ये बताओगे कि ये बिल्कुल पढ़ने में बहुत होशियार है। दूसरा, इसका दूसरे समाज के लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, ये बहुत सभ्य है, ये बहुत समझदार है, ठीक है, ये बिल्कुल भी किसी तरह की बदमाशी नहीं करता, है ना। ये सारे मैं उल्टे बता रहा हूँ, जबकि आप वाकई में क्या बोलोगे कि ये महाबदमाश है, ये हर तरह के उल्टे काम करता है, इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ठीक है। ये सारे ही हमारे मित्रों के क्या हो जाते हैं, कैरेक्टर्स। ऐसे ही जब आपसे आपको कोई अपने मित्र के कैरेक्टर पूछ रहा था तो आप उसके बारे में जो भी जानकारी थी वो दे रहे थे। जब भी आपसे कोई केमिकल रिएक्शंस के बारे में कैरेक्टर पूछे तो रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं वो आप बताओगे, ठीक बात। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 होते हैं। इन पांचों को याद करने का तरीका एक सिंपल सा है। क्या है साहब याद करने का तरीका? याद करने का तरीका इसको है बहुत इजी, और वो कुछ इस तरह से है। जितनी भी रिएक्शंस होती है वो 4 फॉर्म में हो सकती है। जितनी भी रिएक्शन हो सकती है वो 5 कैरेक्टर को अपने अंदर रख सकती है। पहली चीज, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? पहला तो या तो उस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट एक प्रेसिपिटेट हो। अब ये प्रेसिपिटेट क्या, सीधी भाषा में इसको ऐसे समझिए, अगर 1 सेकंड के लिए मैं पानी लूं और पानी में मिट्टी लाके डाल दूं, पानी लिया और पानी में क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी, थोड़ी देर बाद मुझे देखने को मिलेगा कि मिट्टी नीचे 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 सेटल हो जाएगी। तो ये जो मिट्टी सेटल हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसे सिर्फ मिट्टी एक एग्जाम्पल है। ऐसा अगर किसी भी रिएक्शन में कोई चीज नीचे बॉटम में सेटल हो जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। तो क्या प्रेसिपिटेट के बारे में मैं एक बात लिख सकता हूं कि प्रेसिपिटेट यानी कोई भी चीज कहां सेटल हो, नीचे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट यानी सेटल एट बॉटम, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेट। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी रिएक्शन के अंदर गैस निकल रही हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया था कि कार्बन को जब आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ऐसा अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रूप में गैस निकल रही हो तो उसको आप क्या बोलोगे कि वहां पे गैस का इवोल्यूशन हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जहां पर गैस इवॉल्व होती है। तीसरा जो हमारा चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है कि प्रेसिपिटेट हो गया, गैस हो गया। अच्छा, तीसरा ये हो सकता है कि उसके टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है, टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। मान लो आपने कोई रिएक्शन करी और उस रिएक्शन करने के बाद पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? मान लो आपने एक क्रैकर लिया, पटाखा लेके उसमें आग लगा दी। ये एक फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? बिल्कुल केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? जब आपने फटाखा आग लगाया तो नया सब्सटेंस क्या क्रिएट हुआ, धमाका। चूंकि नया क्रिएट हो रहा है और अब ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है क्या? तो ये इरिवर्सिबल है। तो हमने क्या बोला कि इस प्रोसेस में क्या आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो टेम्परेचर में चेंज आना भी केमिकल रिएक्शन का एक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक बात। चौथा, या तो उस रिएक्शन के अंदर क्या चेंज हो रहा हो, कलर का चेंज हो रहा हो। अब कलर का चेंज यानी आपने मिलाया था सफेद को, मिलाया था आपने पीले में, बन गया लाल। देखेंगे हम आगे, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां हमें कलर चेंज को पढ़ना है। सफेद को लाल में मिलाया, कुछ और चीज को मिलाने की मत समझना बेटा, सफेद और लाल केमिकल की बात कर रहा हूं। आप सफेद और लाल कुछ और को अन्यथा ना समझे। तो आपने सफेद और लाल को मिलाया और कुछ काला बन गया नया। तो क्या नया जो सब्सटेंस बना है उसका कलर चेंज हो गया? बिल्कुल कलर चेंज हुआ। अगर कायदे से देखते तो सफेद और लाल को बनाने से या तो पिंक मिल जाना था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या बन गया? ब्लैक बन गया। यानी कुछ नया ही क्रिएट हो गया, और वो नया क्रिएट होने से हमें क्या देखने को मिला कि कलर चेंज हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। लास्ट जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्टेट चेंज। स्टेट मतलब राज्य नहीं, कि कोई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर था, अब वो दिल्ली के अंदर चला गया, ऑल्दो यूटी है। अगर वो महाराष्ट्र के अंदर था, वो मध्य प्रदेश के अंदर आ गया, तो ये एक स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज ये वाला नहीं, स्टेट मतलब कोई सॉलिड था तो सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। जब किसी रिएक्शन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस इस तरह के स्टेट्स में बदलाव आए तब क्या बोलते हो कि स्टेट में चेंज हुआ है। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 तरह से हो सकते हैं। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, PGTCS। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन
चेंज एंड ऑल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप चेंज की डेफिनेशन लिखेंगे और केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो आप ये बात मेंशन करेंगे, ये पांचों बात मेंशन करेंगे। एक चीज आपको ध्यान देनी है, नोट ये रहेगा साहब कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हर वो रिएक्शन मेंशन करनी होगी जिसमें गैस का इवोल्यूशन हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इसमें एक गैस निकली है। अभी एक रिएक्शन को समझा दे रहा हूं, तो इसमें गैस निकली है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इन सभी की रिएक्शन भी साथ लिखनी होगी। तो मास्टर तूने तो रिएक्शन अभी तक बताई नहीं है, रिएक्शन कहाँ मिलेगी? रिएक्शन मिलेगी साहब आगे चैप्टर के अंदर, जब आप कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाओगे। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आगे हैं और हर रिएक्शन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्लियरली लिखा होगा टेम्परेचर बदल रहा है, गैस निकल रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो भी चीजें हो रही होगी वो सब क्लियर आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहां से रिएक्शन उठाएंगे और इस आंसर के अंदर टाप देंगे। लेकिन उसके लिए चीजें याद होनी चाहिए, और याद कैसे होगी? बार बार पढ़ने से। ठीक है, तो मेरा अनुमान है यहां तक आपको सारी बातों की क्लैरिटी आई होगी। अब एक दूसरा नोट और आप समझ लीजिए, देखिए पीला लेते हैं। नोट ये है कि अभी तक हमने ये बात बोली थी कि जनरली जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज साहब होते हैं हमारे रिवर्सिबल। तो क्या मास्टर ये बात सही हो जाएगी कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं? हाँ भाई, जनरली तो केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। तो ये बात लिखने में मुझे कोई संशय नहीं है कि जनरली, आगे एक शब्द लिख लेना, क्या लिखा है मैंने? जनरली केमिकल चेंज, CC मतलब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। जनरली, हमेशा नहीं, आर इरिवर्सिबल। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है बट ऐसा फिक्स नहीं है। तो कहां देखने को नहीं मिलता है? एक एग्जांपल दे देता हूं कि कहां पर फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्सिबल है। जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े बड़ी कक्षाओं में आ जाओगे, तो आप एक रिएक्शन पढ़ोगे जिसको आप कहते हो हेबर प्रोसेस। ठीक है, जिसमें अमोनिया का सिंथेसिस होता है, इसको हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं साहब। तो कायदे से तो दोनों ने रिएक्ट करके कुछ नया क्रिएट किया है, इस हिसाब से तो ये केमिकल चेंज हो गया। और केमिकल चेंज होने के बाद इसे रिवर्सिबल नहीं होना था, इरिवर्सिबल होना था। बट यहाँ पे क्या साइन लगा है? ये इधर भी आ सकती है और इधर भी जा सकती है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आगे जानने वाले। तो यहाँ भी आ सकती है और उधर भी जा सकती है, यानी ये रिवर्सिबल है। अमोनिया टूट के फर्दर N2 और H2 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मैंने अपने दोनों ही स्टेटमेंट के आगे क्या लगाया है? जनरली शब्द। ऐसा हमेशा होता नहीं है। इसमें पेड़ कटिंग वाला एग्जांपल दे दिया था कि वो है तो फिजिकल चेंज बट इरिवर्सिबल है, और इसमें मैंने आपको हेबर प्रोसेस का एग्जांपल दे दिया कि वो है तो केमिकल चेंज बट है कैसा? रिवर्सिबल। ठीक है, तो मेरा अनुमान है कि यहां तक का अपना मामला ठीक चल रहा होगा। देख लीजिए, ये सारी बातें आपको मैं समझा चुका हूं, उसको आप फटाफट एक बार नजर मार लीजिए। क्या नजर मारना है साहब? कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। या तो प्रेसिपिटेट बन रहा हो, या गैस इवोल्व हो रही हो, या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या कलर चेंज हो रहा हो, या स्टेट चेंज हो रहा हो। ठीक है, चलिए साहब अगले फैक्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज को समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। ठीक है, ये चीज को समझने से पहले आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। कहाँ जाएगा रे भाई? हाँ ये रहा, आ जा भाई, पहले पे आ जाता है यार। इसको मेरा चेहरा इतना पसंद आ रहा है कि लग तो स्मार्ट रहा है तुम्हारा भाई, ठीक है ना, एकदम चकाचक। तो सर्दी बहुत थी यार तब, तो फोटो वोटो शॉल वॉल ओढ़ के बनाया था। और कुछ लोगों का, ज्ञानियों का सुझाव था कि शॉल में ही पढ़ा लो, बट मैंने कहा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है बात, तो ये हमारा मामला ठीक चल रहा है यहाँ तक। राइटिंग मैंने बताया मेरी बहुत सुंदर है, तो अगर आपको भी ऐसी लाइफ टाइम सुंदर रखनी है तो प्रैक्टिस मत करना, आपकी भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। ब्लैक को ले लेते हैं यार। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एक चीज जानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो तीसरा कैरेक्टर था वो था
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, याद है? हाँ साहब याद तो है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक बात। तो अब टेम्परेचर में बदलाव कैसे हो सकता है? या तो वो टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर कम हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई चीज थी ए, वो बाद में काय में बनी, बी में बदली। अब इसकी दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि बी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी का टेम्परेचर जो है वो कम रहे। यही दो पॉसिबिलिटी है। अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या? अगर ए से बी बना है और बी का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बी ने कुछ ना कुछ हीट अपने अंदर ली है, एक्स्ट्रा हीट ली है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि बी का टेम्परेचर कम है और बी ए से बना है, इसका मतलब ए ने अपनी कुछ हीट हटा दी है और फिर ये रिएक्शन होके बी बना है। इसी बेसिस पे कि प्रोडक्ट में हीट बढ़ रही है या हीट कम हो रही है, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, दो तरह की रिएक्शन हो सकती है। एक को आप बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हो साहब? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक को आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़े, यानी कोई रिएक्शन है ए, कोई रिएक्टेंट है, इसको आपको हीट देना पड़ी, तब जाके ये काय में बदला, बी में बदला। तो चूंकि आपने हीट दी है तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। यदि कोई रिएक्शन है जिसमें ए बी में बदल रहा है और साथ में हीट निकल रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? इस केस में जब बी बना होगा तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है। इस केस में हीट निकली है तो इसमें जो टेम्परेचर बी का रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ में आ गई? तो या तो आप हीट बढ़ा के दे दो या फिर आप हीट कम कर लो। दोनों ही बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है और एक्सोथर्मिक हो सकती है। क्लैरिटी आ गई होगी मुझे लगता है इस बात की। अब एक बात समझो, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आपने हीट दी होगी, तो जो सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम था, एक वेसल था जिसमें रिएक्शन हो रही थी, और ये एक वेसल है जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिला है। एक सेकंड के लिए मैं ये वाली चीज इरेज कर देता हूं तो ज्यादा बेहतर से मैं समझा पाऊंगा। इसको हटा देते हैं, इधर से टी इधर से भी हटा देते हैं। ठीक है, अब समझो, एक रिएक्शन आपका ये हो गया। तो जब आपने इधर रिएक्शन करवाई तब आपने हीट दी थी। हीट दी थी, इसके कारण जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब आपने सिस्टम को हीट दी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? सिस्टम हीट इज गिवन टू, हीट इज गिवन टू सिस्टम। जबकि यहां मैं क्या बोल सकता हूं? हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो जब भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो तो वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, बेस्ड ऑन एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज, हीट या एनर्जी आपने दी है या हीट या एनर्जी निकली है, इसी बेसिस पे दो तरह की रिएक्शन होती है, या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कब? जब आपने एनर्जी या हीट दी है सिस्टम को, और एक्सोथर्मिक कब? जब उस सिस्टम से हीट या एनर्जी निकली है, तब वो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब यहां पर आपने हीट दे दी तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां से हीट लेके दी होगी, इसलिए इस केस के अंदर जो हमारा सराउंडिंग है ना वो कोल्ड हो जाता है, क्योंकि पास से हीट सारी सिस्टम के अंदर चली गई है, तो सराउंडिंग बिकम कोल्ड। कोल्ड इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम साइंस की भाषा में ऐसा कहते हैं कि आसपास का सराउंडिंग कैसा हो गया होगा? कोल्ड। लेकिन यहां पर तो सिस्टम से हीट निकली है, तो सिस्टम से निकल के कहां जाएगी? सराउंडिंग के अंदर जाएगी। तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग टेम्परेचर या सराउंडिंग बिकम्स हॉट। ठीक, दो चीज है। अब यहां दो चीज में आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, एक वर्ड मैंने लिखा है सिस्टम और एक चीज मैंने लिखी है सराउंडिंग।
सिस्टम मतलब ये मान लो आप वेसल जिसमें वो रिएक्शन हो रही है, और सराउंडिंग मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर है? ये हमारा पूरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक खत्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं साहब, एंडोथर्मिक के देख लेते हैं और एक्सोथर्मिक के देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। पहला एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप कुछ नहीं करते हो, आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हो, यही करते थे आप। इस पूरी प्रोसेस के अंदर आपने हीट दी है। हीट कैसे दी है सर? सनलाइट की मदद से। तो आपने क्या करा है, आपने सिस्टम को हीट दी और उसने वो हीट लेके एक चेंज लाया और उस चेंज से कुछ नया कंपाउंड क्रिएट हो गया। CO2 और H2O ने ग्लूकोज बना लिया। अभी बैलेंसिंग नहीं देखी हमने, तो बैलेंस रिएक्शन मैंने नहीं लिखी है। अभी हमने वो देखा है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, प्यारी प्यारी सी बातें कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकलती है। ये बात हमने देखी है अभी। तो एक ये कौन सी मेन कंसर्न क्या है इस टॉपिक का? अभी मेन कंसर्न ये है कि इस केस में सनलाइट को यूज किया है, इन दोनों ने सनलाइट को यूज किया, यानी सिस्टम के अंदर आपने हीट दी है तब जाके ग्लूकोज बना है। तो चूंकि आपने सिस्टम में हीट दी है तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। इधर आ जाओ आप, एक्सोथर्मिक का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा बर्निंग ऑफ क्रैकर। बर्निंग ऑफ क्रैकर, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, हीट निकलती है ना बाहर। दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैसे? भाई साहब, दो यूरेनियम के आइसोटोप के बीच में रिएक्शन हुई। क्या होते हैं यूरेनियम के आइसोटोप? बाद में पढ़ेंगे। ऐसा समझो कि किसी भी दो चीज के बीच में रिएक्शन हुई, दो न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स थे, उनके बीच में रिएक्शन हुई और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, फटा। तो उसके फटने से आसपास सराउंडिंग कैसी होगी? बहुत ज्यादा हॉट हो गई, बहुत ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग के अंदर निकल गई। चूंकि इस केस में सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी एनर्जी जा रही है, यानी सराउंडिंग हॉट हो रहा है, यानी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, या इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरा अनुमान है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसकी पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम ये समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी केमिकल रिएक्शन को। आ जाइए, देखना फिर ये मेरा चेहरा ला दे, ये भाई अपना, फिर उसके बाद ये तुम्हारा छोटा भाई, और फिर ये अपन ने इतना पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो गया है, अब बेस फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। सुंदर लग रहा ना नाम, शानदार एकदम। बेस फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेस कैसे बनेगा? बेस फॉर्मेशन, पहला कंसेप्ट नंबर 1, इसकी रेलेवेंसी, इस कंसेप्ट की रेलेवेंसी आपकी इस बात की है कि कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को आप कैसे बताते हो, वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपको क्या क्या बताती है, ये हमें बताना है। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, वो किसी रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर गया और उसने बनाया सी और एक और क्या डी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यही समझा देता हूँ, पर लिख लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लो ये एस अगर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मेरी सुंदर राइटिंग आ गई, उसको हटा देता हूँ वापस। यहाँ पर मैंने एल लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा जी लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा PPT लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 100 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये COD क्या है। तो ये इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या बातें क्या क्या बताती है ये आप समझो। जितनी भी चीजें एरो की राइट हैंड साइड पे होती हैं उन सभी को आप बोलते हो प्रोडक्ट। क्या बोलते हो? प्रोडक्ट साहब। जितनी भी चीजें एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होती है उसको आप बोलते हो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो लोग जुड़ रहे हैं, बना क्या रहे हैं, जुड़ के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। जितनी भी चीजें नीचे लिखी होती है उसमें क्या क्या दिखेगा आपको? S, L, G, PPT, यूजुअली यही देखने को मिलेगा। S मतलब ये सारी चीजें उसके स्टेट को बता रही है, यानी ये सॉलिड स्टेट में है A, B लिक्विड स्टेट में है, C गैसियस स्टेट में, और D का क्या बन गया है? प्रेसिपिटेट। यानी जब ये रिएक्शन हुई होगी और D बना होगा तो D कहाँ जम गया होगा? वेसल के बॉटम के अंदर। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है
कि रिएक्शन की सारी कंडीशन जो होती है, कंडीशन यानी क्या टेम्परेचर पे रिएक्शन हुई, कितने प्रेशर पे रिएक्शन हुई, ये सारी बातें कहाँ लिखी जाती है, इस बीच के एरो पे। यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो कंडीशन रिटन ऑन एरो, कितने डिग्री टेम्परेचर पे हुई, कितने प्रेशर पे हुई, ये सारी बातें कहाँ लिखी जाती है, एरो पे। अब किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, या तो वर्ड फॉर्म, या फिर स्केलेटल फॉर्म, या फिर बैलेंस्ड फॉर्म। पहले देख लेते हैं वर्ड फॉर्म क्या। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर बन गया, ना तो आपने साइन यूज किया ना सिंबल यूज किया, ठीक है, गच्चा दे दिया आपने, सीधे हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख लिया, बना दिया क्या, वाटर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देता है भाई वाटर। अगली बात आपने लिखी स्केलेटल फॉर्म, यानी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है तो आपने एक एक दो साइन यूज कर दिए। आपको H2 का साइन पता था, आपको O2 का साइन पता था, आपको H2O का साइन पता था, तो आपने साइन को सीधे सीधे रख दिया। तीसरा फॉर्म जिसमें आपने वर्ड की जगह साइन सिंबल तो यूज किए ही हैं, साथ में आपने उसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल है इस बात की जानकारी भी दी है। जब आप इस बात की जानकारी भी देते हो कि रिएक्ट करने वाले कितने हैं, बनने वाले कितने हैं, तब आप इसको कहते हो बैलेंस फॉर्म। यानी इस रिएक्शन के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर 2 H2O बनाते हैं। तो आपने बताया कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी जुड़ने वाले 3 लोग, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, 2 H2O। जब इस तरह के फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो रिएक्शन को, तो कहलाता है बैलेंस्ड फॉर्म, और यही हमें सीखना है। ठीक बात। तो ये हमारे चैप्टर का पहला सेगमेंट समाप्त होता है। अगले सेगमेंट में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे और इसकी यूटिलिटी समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट।